नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी के एपिसोड 5 में। आज हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप। देवेंद्र कश्यप जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, और आपका वासुदेव डिजिटल स्टूडियो का भी हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रतिदिन यहाँ नई पार्टियों का सृजन होता है। अभी हाल ही में आपने भी सामाजिक न्याय पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया है, तो क्या उम्मीद आपको है क्या पार्टी चल पाएगी? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान इसलिए बनाया था कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का। और ये जो हमने पार्टी बनाई, इसका कारण जो आज देश के 78 साल बाद भी एक इतना बड़ा वर्ग जिसकी आबादी 60 से 65% है, जैसे पिछड़ों में अति पिछड़ा है, दलितों में महादलित है, उनकी हिस्सेदारी आज भी, पिछड़ा और दलित की हिस्सेदारी आज भी देखी जाए लोकतंत्र में। देश आज़ाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को, और 1947 से 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ, और पहले आम चुनाव से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकार रही, दोनों के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जब देश में पिछड़ा भी है, दलित भी है, लेकिन आज अगर आप प्रधानमंत्रियों की लिस्ट निकाल कर देखो, देश में जितने प्रधानमंत्री बने कोई पिछड़ा नहीं बना। सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के एक छोटे से कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, मात्र छोटे से, बाकी कोई भी प्रधानमंत्री पिछड़ा नहीं है। आप चाहे स्टार्ट करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी जी के बाद आपके मोरारजी देसाई इमरजेंसी के बाद आए, चरण सिंह जी एक थोड़ा सा टाइम उनको मिला, बाकी नहीं तो चाहे विश्वनाथ सिंह हो, चंद्रशेखर हो, चाहे आपके इंद्र कुमार गुजराल हो, वाजपेयी जी हो, और आज के टाइम के मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी जी हो, जो कहते हैं पिछड़ा हूं, लेकिन वो पिछड़े नहीं है। उनकी जो जाति है, सन 2002 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी घांची जाति जनरल में आती थी, वो वैश्य जाति है, व्यापारी जाति है, बनिया जाति है। उन्होंने वो पिछड़े, ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे पास प्रधानमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि वो पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, और आप इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं, ये तो सच्चाई है, ये तो तार्किक बात है। 2002 से पहले वो जनरल में थी जाती। आप आप गुजरात सरकार में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो पिछड़ों में कब आई वो जाति? 2002 में जब मुख्यमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही उसको शामिल किया, उन्होंने पिछड़ी में उनको शामिल किया। नहीं तो आज भी जाके देखो, उनकी जाति के लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनके पास। तो वो सिर्फ कोई भी, आज तक सबसे बड़ा हमें दुख इस बात का है कि देश की राजनीति में एक भी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं बना। आपको मैं दिखा दूं तो ब्राह्मण ने 46.5 साल राज किया है। 3 ही जातियों का, 3 ही वर्ग का पूरे देश पर आज तक राज रहा, जिनका 3000 साल पहले से था। जब देश में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इस पूरे 80-85% वर्ग को शूद्र बनाया गया कि ये गुलामी करेंगे, ये सेवा करेंगे, वही वर्ग आज भी गुलामी और सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री 40 साल ब्राह्मण रहता है। बनिया जो आज, जिनको हमने मोदी जी कहा, वो 15 साल अब उनको हो जाएंगे, तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। सिख समाज से वो भी अपर कास्ट हैं, 10 साल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी कायस्थ समाज से 1 वर्ष 216 दिन कायस्थ समाज से रहे हैं। ठाकुर समाज के 2 प्रधानमंत्री रहे हैं, और खत्री और देवगौड़ा, एक भी प्रधानमंत्री जनरल के अलावा हमारे देश में नहीं बना। ये सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने है। दलितों की आबादी, आदिवासियों की आबादी, पिछड़ों की आबादी, मंडल कमीशन ने कहा था, जब मंडल कमीशन बना, कि देश में 52% पिछड़ा है। SC ST माइनॉरिटी लगा लो तो लगभग 80 से 85% आबादी हो जाती है, और मात्र 15% आबादी आज देश पर राज कर रही है देश की आजादी के बाद से। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। कांग्रेस पार्टी 84 तक रही, उसने सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर के अलावा और कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मेरे पास पूरी लिस्ट है। आप 10 बार ब्राह्मण ने शपथ ली उनके यहाँ। तो कुल मिला के पार्टी इसलिए बनानी पड़ेगी देश के और प्रदेश में। फिर लोकतंत्र का लाभ हुआ क्या? लोकतंत्र का मतलब तो सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिलना था। देवेंद्र जी, एक होता है रियलिटी, एक होता है परसेप्शन। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अगड़ों की पार्टी माना जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहचान
पिछड़ी जाति की पार्टी के तौर पर उभरी है और पिछड़ी जातियां मजबूती से उनके साथ जुड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक परसेप्शन हमारे देश में बन चुका है, इसको आप कैसे काट पाएंगे? नहीं, मैं बता देता हूं। देखो हुआ क्या था, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो 3000 साल से शूद्रों को इन्होंने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने सेवा करने के लिए कि पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म खराब थे इसलिए तुम्हें शूद्र बनाया गया है। तो तब इन्हें लगा कि ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के रास्ते खोले, स्कूल खोले, माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने, नहीं तो हमें तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जिन पिछड़ों की बात मोदी जी कर रहे हैं, अभी मैं वहीं आऊंगा, उनको पढ़ने का अधिकार ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिला। उन्होंने संविधान बनाया कि अब देश में लोकतंत्र होगा, ओट से राजा बनेगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो ये बात समझ में ब्राह्मण के आ गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समझ में आ गई, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी बना दी। 1885 में पहले इलेक्शन में कांग्रेस सत्ता में आ गई। उनको लगा, कांग्रेस वालों को, जो जनरल कास्ट की ये पार्टी है, मैं खुले शब्दों में कहता हूं इस मंच से, ये जनरल की पार्टी थी कांग्रेस, 1885 में बनाई गई। पहला चुनाव इन्होंने जीता पूरे देश में, तो इनको लगा कि जो पिछड़ा दलित और आदिवासी है, ये संख्या में 80-85% है, कहीं ये इकट्ठा होकर एक पार्टी ना बना ले और कांग्रेस को चित ना कर दे, संख्या में बहुत ज्यादा है, सत्ता में ना जाए। तो उन्होंने एक चाल चली, जो 1925 में इनका आरएसएस चल रहा था, तो 1951 में इन्होंने एक पार्टी सोचा कि कांग्रेस के सामने एक पार्टी अपनी और बनाई जाए। तो उन्होंने जनसंघ नाम की एक पार्टी बनाई 1951 में। वो भी बनिया ब्राह्मण ठाकुर की थी, जनरल जाति की थी। वो पार्टी इन्होंने चलाई कि सामने हम रहेंगे, हम हिंदू की और मुसलमान की बात करके, क्योंकि किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो राजनीति में धर्म ले आओ जी। तो वो धर्म की राजनीति इन्होंने करनी शुरू की। फिर जनता पार्टी में बाद में विलय हुआ इमरजेंसी के टाइम, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो उन्होंने देखा, अच्छा देखो, पिछड़ों को भी इन्होंने लड़ाया। जो भारतीय जनता आज पार्टी पिछड़ों की बात कर रही है, जब राजनाथ सिंह जी 2001 में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो पिछड़ी जातियों में बंटवारा करने के लिए एक चाल चली। इनकी चाल क्या थी कि जो पिछड़ी जाति का आरक्षण है वो यादव और जाट और गुर्जर खा रहा है। तो जो अति पिछड़ा वर्ग था, पाल, कश्यप, सैनी, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, विश्वकर्मा, उसको उसका दुश्मन बना दिया। ऐसे ही दलितों में कहा कि जाटव तुम्हारा पूरा हिस्सा खा रहा है। 66 जाति एससी में उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहा कि वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी की जाटव तुम्हारा हिस्सा खा रहा है। तो अपने आप को पिछड़ों का दिखाने के लिए फिर मोदी जी को पिछड़ा बता के, तो इन्होंने क्या किया, दोनों एक ही है। ये सामने जो 85% इस देश के असली, जो मूल निवासी कहोगे, इस देश के असली हैं, जिनको राज मिलना चाहिए था लोकतंत्र में, उनको गुमराह करने के लिए दोनों आमने सामने लड़ते हैं, पीछे से दोनों एक हैं। ये मैं सच आपके सामने बता रहा हूं। देवेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो, जबरदस्त वापसी की है। और ये बात भी तय मानी जा रही है कि मोदी योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। तो क्या आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना नई पार्टी बनाकर? देखो, चुनाव क्या है, सरकार आना, एक राजनीति में जब धर्म को लाओगे, जनता किस तरफ, क्योंकि जब सामने विकल्प नहीं होगा तो वोट जाएगी। मेन हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा है कि आप सिर्फ पिछड़ों का नाम लेके एक को मंत्री बना के, किसी को मुख्यमंत्री बना के उस समाज का भला नहीं हो सकता। आप एक बात बताओ, आज 200 बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो आप जी, इंटरनेट से, सब लोग निकाल सकते हैं, उसमें एक भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं है। इस देश के सारे मीडिया चैनलों के मालिक देख लो कौन है, जितने आज मीडिया चैनल्स हैं, एक भी पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं है। इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेटर देख लो। लेकिन उसमें एक बात आती है कि योग्यता के आधार पर वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। नहीं, योग्यता, इस बात को आप कैसे? नहीं, योग्यता ऐसे बताओ, ये जो 85% आबादी, इसमें योग्यता नहीं है। नहीं, हमारा ये कहना नहीं है, लेकिन यदि हम उनसे ये सवाल करते हैं कि कुछ ही प्रतिशत लोगों का हिस्सा सभी जगह है, तो उन जातियों के लोगों का ये तर्क है कि हम अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े हैं, किसी के रहमो करम पर नहीं। नहीं, एक बात बताओ, एक बाप, सरकार क्या होता है, माई बाप होती है जी। और अगर सरकार के 4 बेटे हैं और एक बेटा मजबूत है या 2 बेटे मजबूत है और 2 कमजोर है, तो माँ बाप का क्या वो बनता है? माँ बाप का बनता है कि जो कमजोर बेटे हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पुशअप सहारा दिया जाए। जैसे हमारे देश का आर्टिकल 15(4) और 16(4) कहता है, ये तो देश का संविधान से देश चल रहा है ना, सरकार भी संविधान से चल रही है। अगर वो योग्यता की बात कर रहे हैं, जिनको 3000, जो आज इस बात को कह रहा है कि हम योग्यता के आधार पे, उन पे योग्यता नहीं है,
तो जो 3000 साल से हमें किताब छूने नहीं दी जिन लोगों ने, 3000 साल से हमें मंदिरों स्कूलों तक पाबंदी थी, हमारे स्कूल बंद थे। अगर हमारा बच्चा किसी तरीके से शास्त्र पढ़ ले तो उसकी जुबान काट ली जाती थी, हैं? आज उनके लिए स्कूल कैसे हैं, हमारे लिए स्कूल कैसे हैं? जिनके, अब एक बात बताओ, ये कहते हैं कि योग्यता, एक व्यक्ति के पैरों में आप 3000 साल तक जंजीर बांध के रखो और एक व्यक्ति दौड़ता हो, एक दौड़ता हो और फिर जंजीर खोल के आप कह दो कि दौड़ो बराबर, तो जो 3000 साल से दौड़ रहा था, रुका हुआ था, उसका मुकाबला कैसे करेगा? तो इस सरकार का आर्टिकल 15(4) हमारे संविधान का और 16(4) कहता है कि जो कमजोर हैं, जिनका प्रतिनिधित्व हर जगह कम है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में, सरकार उसके लिए पॉलिसी बना के उसको आगे बढ़ा सकती है। तो क्यों आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? आप जाकर देखो, आप तो बहुत काम किया है अपने गांव में, तो आप देखो कि छोटे मकान किस पे हैं, बड़े मकान किस पे हैं, होटल किसके हैं। अगर एक बच्चे को आप कार दे दोगे, एक को मोटरसाइकिल दे दोगे, एक को साइकिल, एक को पैदल, उनको रेस में दौड़ने के लिए कहोगे, तो कौन जीतेगा? जिसके पास कार होगी। तो या तो आप उनको साधन बराबर दो। देवेंद्र जी, जो प्रयोग आप कर रहे हैं इस समय, वही प्रयोग काशीराम जी ने किया था। उन्होंने वामसेफ नाम से एक संगठन बनाकर बहुजन समाज पार्टी का फिर बाद में गठन किया। उन्होंने झंडा दिया, नारा दिया। आप भी इसी बात को कह रहे हैं कि मैं पिछड़ों को झंडा दे रहा हूं, नारा दे रहा हूं। आप अपने घर पर झंडा लगाएं, कोई दूसरी पार्टी का लोग आपसे वोट मांगने ना आए। इस तरीके से ये सही है कि आप एक आध बार सत्ता का सुख शायद भोग सकते हैं, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि इस समय बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो अछूत सा हो गया है राजनीतिक पार्टियों के लिए। भले ही उसको सबसे ज्यादा पुकारा जाता हो, लेकिन ये बात भी तय मानी जाती है कि फला बस्ती दलितों की बस्ती है, तो ये मायावती का वोट है, हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप एक जो समाज अभी मुख्य धारा में, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दावा कर रहे हैं कि पिछड़ों को मैं मुख्य धारा में लेके आया हूं, तो क्या आप फिर उन्हें दोबारा मुख्य धारा से काटने का पाप तो नहीं कर रहे हैं, अछूत तो उन्हें नहीं बनाने का काम आप कर रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर और लोकतंत्र कहता है कि आप अपनी आवाज उठाओ, और आवाज कोई नहीं सुने तो राजनीतिक पार्टी बना के सत्ता में पहुंचो। कानून कहां बनते हैं? विधानसभा और लोकसभा में जी। जब इन लोगों ने, अब मैं मोदी जी की बात करूं, सबसे पहले मोदी जी के पिछड़े की बात कर लेते हैं। मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2017 को सेंट्रल में एक आयोग बनाया, रोहिणी कमीशन। जी। रोहिणी कमीशन इसलिए बनाया गया कि देश में पिछड़ों को, कितनों को लाभ मिला है, कितनों को नहीं मिला। पिछड़ी जातियों में भी कुछ मजबूत जातियां हैं, कुछ किसान जातियां हैं, और कुछ जातियां आज तक ऐसी हैं। अभी उसका रिपोर्ट सामने 31 जुलाई 2023 को रिपोर्ट आई, मीडिया थोड़ा अपडेट सा है, रिपोर्ट अभी राष्ट्रपति जी के पास है। उसमें सामने आया है कि पिछड़ों की 25% आबादी 97.5% नौकरियां ले रही है। 1,30,000 नौकरियों का आंकड़ा निकाला गया, और बाकी 75% जातियों को 2.5% मिल रहा है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एससी में भी 1-2 जाति पूरा लाभ ले रही है। तो अगर आप उनके लिए सोच रहे हैं, अगर हम उन्हें मुख्य धारा, उनको झंडा लगा के अलग नहीं कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि लोग वो अलग हैं जिनके पास ना अच्छे घर है, ना जिनका बच्चा अच्छे स्कूल में जा पा रहा है, ना इनके पास इतना सिस्टम है कि अपना अच्छा कपड़ा अपने बच्चों को पहना सके। उनकी बस्ती आप जाके देखो, 50 गज में, 60 गज में, 70 गज में 5-5, 7-7 लोग रह रहे हैं। तो हम उनको राजनीतिक पार्टी झंडा लगा के बताना चाह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं। योगी जी जो आज उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सन 2018 में राघवेंद्र कमेटी बनाई। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने भी पिछड़ों को 3 हिस्सों में बांटा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। आज 4-5 जाति उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत है पिछड़े में कि 79 जातियों में से 75 जातियों को कुछ मिल नहीं रहा। तो योगी जी उसको क्यों लागू नहीं कर रहे? अगर हम अपनी बात को लोकतंत्र में नहीं वैसे मांग सकते तो पार्टी बना के अपने वोट को इकट्ठा किया जाएगा। बात आपकी सही है देवेंद्र जी। मायावती जी सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ 2007 में आई, और उसमें ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान माना जाता है। बिल्कुल है। मुस्लिम समाज ने भी उनका साथ दिया। तो आप केवल पिछड़ों के आधार पर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इससे आगे आपकी क्या योजना है?
किस समाज को आप अपने साथ, या तो आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा या किसी को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, केवल इस आधार पर कि पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सत्ता की प्राप्ति नहीं कर सकते। नहीं, हमारा मकसद है 52% मंडल कमीशन के आधार पर पिछड़ा है जी, और लगभग 22% SC ST है जी, तो उसमें लगभग 75% आबादी है जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली। हम उन सब 75, और दूसरी बात 75 वो हुआ, और ऐसा नहीं है कि हमारी जनरल से भी सबसे लड़ाई है। जब ज्योतिबा राव फुले लड़ाई लड़ रहे थे स्कूलों के लिए इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो सबसे ज्यादा मदद करने वाले उनके साथ ब्राह्मण ही थे जी, ठाकुर ही थे। जब उनके साथ, दूसरी बात ये थी, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके साथ मदद करने वाले ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं है कि जो, देखो हमारे लड़ाई 3 के खिलाफ है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद। सामंतवाद का मतलब जो व्यक्ति, चाहे वो हमारी जात का हो, चाहे वो पिछड़ाई क्यों ना हो, चाहे वो कश्यपी क्यों ना हो, चाहे वो पाल क्यों ना हो, वो पिछड़ी किसी भी जाति का हो, जो अपने से नीचे को दबाएगा, जो अपने से कमजोर को दबाएगा, उसका मतलब है सामंतवाद। जैसे पहले होता था, जमींदार थे, छोटे छोटे किसानों को जमीन दे दी अपनी, राजा था, राजा जमींदार को दे दिया, जमींदार ने पूरा अपना सामंतवादी व्यवस्था से। तो हमारी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद का मतलब है कि आप धर्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा बताते हो, उसके खिलाफ है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। तीसरा है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, बहुत बड़ा फैक्ट्रियां लगा लिया और उसके मजदूरों का शोषण करके आप पैसा कमा रहे हैं। तो पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई है, और लगभग 80 से 90% जनसंख्या इन 3 से परेशान है जी। तो हम चाहते हैं कि आज 90% आबादी पर आप काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सामंतवाद क्यों खत्म नहीं कर पाया? लेकिन इसमें एक चीज और है देवेंद्र जी, अभी प्रशांत किशोर जी का मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ। उनका ये दावा रहता था कि वो जिसके साथ भी चले जाते थे वो सत्ता में आ जाता था। अभी उन्होंने बिहार में एक प्रयोग किया, अपना संगठन खड़ा किया, नई पार्टी बनाई, गांव दर गांव भटके, धूल फांकी, बड़ा कठिन संघर्ष उन्होंने किया और एक आदर्श स्थिति को वो लेकर चले। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की आंधी में उनका पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इस समय देश में मोदी का एक ऐसा ओरा है कि जिसके सामने कोई भी प्रयोग टिक नहीं पा रहा है। तो आप उस ओरे से किस तरीके से लड़ेंगे, उस सूरज को आप अपने दिए से कैसे मध्यम करेंगे, ये मैं और आपसे जानना अब बिहार की प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहां मोदी जी की आंधी नहीं, वहां नीतीश कुमार का जो प्रयोग था, जिसकी मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूं। सन 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया कि 20% रिजर्वेशन अति पिछड़ों को, न्यायपालिका जो नगर पंचायत चुनाव थे, प्रधानी के चुनाव थे, जिला पंचायत के चुनाव में 20% सीटें अति पिछड़ी जातियों को, जिनको कभी मौका नहीं मिलता था, उनके लिए अलग फिक्स की। एक नाई समाज का व्यक्ति था, वो कह रहा था, उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो कह रहा था जी मैं कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता था, आज मैं पार्षद हूं, मेरे पे पास पैसे नहीं थे। अगर नीतीश जी 20% आरक्षण ना करते, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए किया उन्होंने, महिलाओं को सीटें रिजर्व की। तो आप नीतीश जी को उसका श्रेय दे रहे हैं। नीतीश जी का सामाजिक न्याय जो था वहां का। दूसरी बात जो आप मोदी जी के एक जाति विशेष का जो वहां पर प्रभाव था और जिस तरीके से उनका जंगल राज था, उसके खिलाफ नीतीश जी ने पिछड़े समाज को 15-20 साल में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आगे लेकर वो आए। 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए नौकरियों में किया। बहुत सारे ऐसे क्रांति कार्यक्रम नीतीश जी ने किए। और जैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओरा की बात कर रहे हैं, देखो क्या होता है, अभी जब तक कभी भी कोई भी क्रांति, जब आदमी परेशान होता है, आप 1789 फ्रांस चले जाओ, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? फ्रांस में परिवर्तन, लोकतंत्र की शुरुआत तो फ्रांस से हुई। फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई थी कि वहां 3 वर्ग थे। तो राजा वर्ग था, जिसको कुलीन मानते थे बड़े बड़े बस, और एक पादरी वर्ग था, यानी 5% लोग 95% लोगों को रूल करते थे। जो राजा कह देता था, कहा गया था कि राजा को भगवान ने भेजा है, राजा जो कानून बनाएगा वही कानून होगा। जब जनता ने देखा, कुछ पढ़े लिखे लोग आए तीसरे वर्ग में, कुछ लेखक आए, कुछ बड़े बड़े फिलोसफर आए, तो उन्होंने देखा यार बड़ा गलत है, उन्होंने अपनी बात किताबें लिखी और ऐसे एक क्रांति उस समय आई।
उस समय अगर लोकतंत्र की शुरुआत कहीं से क्रांति की, फिर रूस की क्रांति है, लेनिन है। चलिए बिहार और रूस को छोड़कर मुजफ्फरनगर पर ही हम आते हैं। आप वार्ड वाइज पंचायतें कर रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी का टेस्ट है, मजबूती से आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे। तो मेरा एक सवाल आपसे, क्या खुद भी आप चुनाव लड़ेंगे और क्या जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आपकी दावेदारी है? नहीं, हमारा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं। हम उन सब लोगों को जगा रहे हैं। हमारा एक ही नारा है कि भाई हम लोगों को 78 साल हो गए, हमें लोग वोट के लिए यूज करते हैं। हमने एक नारा दिया है कांसीराम साहब की तरह कि जो हमारी पार्टी का झंडा लेकर आएगा वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वोट उसको हमारा जाएगा। और जब हमारी पार्टी से जीत के जाएगा तो जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है जो दबे कुचले हैं। हमने पार्टी का नाम इसलिए सामाजिक न्याय रखा है। सामाजिक न्याय शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो हर चीज में पिछड़ा हुआ हो उसको ऊपर लाने का काम सामाजिक न्याय। देवेंद्र जी, लिटमस टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, लिटमस जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है तो मेरा सीधा आपसे सवाल है कि क्या आप सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हमारा लड़ाएगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आपका प्रयास रहेगा? बिल्कुल 100% रहेगा। हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम हम 20 से प्लस जिला पंचायत सदस्य जीते और सारे मजबूत प्रत्याशी हमारे हर सीट से लड़ेंगे और उस पर तैयारी चल रही है और बड़े बड़े कैंडिडेट हम लोगों के पास आ भी रहे हैं और समय आने पर आवेदन लेके हम लोग चुनाव से पहले उनकी सूची भी जारी करेंगे और मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। एक क्रांति और भी चल रही है कि आप अगड़ों को पिछड़ों से लड़ा रहे हैं। नहीं, हमारा अगड़ों से नहीं, अगड़ों से लड़ाने का मतलब नहीं। एक बात बताओ, जब लड़ाई हो क्यों रही है? लड़ाई तो इसलिए हो रही है कि जब वो तो घर में होते हैं, एक भाई बाप है और बाप के 100 बीघे जमीन है, 4 बच्चे हैं और बाप क्या करे कि 90 बीघे जमीन एक बच्चे को दे दे और 3 बच्चों को 10 बीघे बांट दे, तो विद्रोह तो होगा। भाई तो भाई से भी लड़ता है, वो इसलिए लड़ रहा है कि हिस्सेदारी। जब वो देखता है कि फैक्ट्री किसकी, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कौन, होटल किसके, होटल में बर्तन साफ करने वाले, खाना बनाने वाले कौन, पेट्रोल पंप किसके, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले कौन, रिक्शा चलाने वाले कौन, आपका जो चिनाई के मिस्त्री कौन, हलवाई कौन। तो फिर ये लड़ाई मैं नहीं करूंगा तो आने वाले टाइम में क्रांति तो होनी है। जब आदमी दबाया जाएगा, एक लिमिट तक तो दबाया जा सकता है। ये लड़ाने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको बराबर हिस्सेदारी मिले, मौके मिले। मौके में अगर सबको हिस्सेदारी मिलेगी, एक नीचे का व्यक्ति भी ऊपर जाएगा, जब भी तो देश बढ़ेगा। देवेंद्र जी, हमारे देश में आजादी से पहले से ही मुस्लिम राजनीति प्रासंगिक है। आपके भाषणों में, आपके एजेंडे में मुस्लिम समाज का कहीं कोई जिक्र नजर नहीं आता। तो एक इतने बड़े तबके की अवहेलना करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारी कोई भी राजनीति में कोई धर्म का मतलब है नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं, मेरा मानना है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा समुदाय। मेरा कहने का मतलब है, हम हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। धर्म जो आप बात कह रहे हैं वही मुस्लिम समाज के ओवैसी जो हैं वो भी यही बात कहते हैं कि मुस्लिम समाज भी इसी तरीके से पिछड़ा हुआ है, उनके हकों को दबाया गया है, उनका शोषण किया गया है, वोट बैंक के तौर पर केवल उनका इस्तेमाल किया गया है। तो उस वर्ग के बारे में आपकी क्या सोच है? नहीं, मेरी सोच तो हर वर्ग के बारे में एक है कि धर्म राजनीति में आना ही नहीं चाहिए जी। मेरे किसी भी भाषण में फिर तो जाति भी नहीं आनी चाहिए। नहीं, जाति भी नहीं आए, लेकिन इंसान तो आए। मैं कहता हूं सबको बराबर करो। बिल्कुल। जाति तो इसलिए आ रही है ना कि आपने उनको दबाया। धर्म का मतलब है कि धर्म से जिस देश में राजनीति धर्म क्या मुस्लिम पिछड़े नहीं है? बिल्कुल है, 100% है मुस्लिम का। तो फिर आपको उनकी आवाज उठानी चाहिए। हम तो उस हर वर्ग की उठा रहे हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, हिंदू हो। उस 90% आबादी की हमारी लड़ाई है जो दबाया गया है। मैं कह रहा हूं कि रिक्शा वाला मुस्लिम भी है जी, मजदूर मिस्त्री, जब सब ज्यादातर तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि SC/ST से भी खराब स्थिति मुसलमान की है। तो धर्म को हम राजनीति में नहीं लाना चाहते। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मतलब नहीं है, इंसान सबसे बढ़ के है। तो हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। इससे मतलब नहीं, ये हमारा देश को बर्बाद होने का कारण यही है। चीन में 1957 में एक रेजुलेशन पास होता है कि धर्म आदमी के घर तक रहेगा। अपने घर में किसी भी धर्म को मानो, सड़कों पे राजनीति में धर्म नहीं होगा। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि हाँ, राजनीति में धर्म हावी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। देवेंद्र जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आती है। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 की 6 पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है।
पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से दलित समाज से प्रमोद ऊंटवाल जी चुनाव जीतते हैं। मीरापुर से गुज्जर समाज से चुनाव जीतते हैं। चरथावल से कश्यप समाज से चुनाव जीतते हैं। सदर से वैश्य समाज से चुनाव जीतते हैं। बुढ़ाना से जाट समाज से चुनाव जीतते हैं। खतौली से पिछड़े सैनी समाज से चुनाव जीतते हैं। इससे शानदार गुलदस्ता क्या हो सकता है? देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबका समावेश। आप ग्रास रूट पे क्या जा रहा है? आप ये देखो ना कि उनके, अगर मैं कश्यप हूं या पाल है कोई या प्रजापति है, उसका आपने एक मिनिस्टर बना दिया या उसका विधायक बना दिया, लेकिन उनके लिए कानून क्या बना? कानून में मतलब जैसे हमारा आर्टिकल 15 जमीन पर क्या परिवर्तन, कोई एक ऐसा कानून तो बने, जैसे दलितों के लिए SC/ST एक्ट है, कानून है ना। पिछड़ों के लिए मंडल कमीशन लागू होने के बाद एक कानून आया कि 27% सीटें पिछड़ों के लिए रिजर्व होगी। तो इनके लिए क्या कानून बना? एक को विधायक मंत्री गुलदस्ता, उस विधायक मंत्रियों का गुलदस्ता बनाने से नहीं होगा ना, उस जनता का गुलदस्ता बनाने से। उसका कलेक्टर कहाँ है? उसका दरोगा कहाँ है? उस समाज का आप देख लो, जितने थाने मुजफ्फरनगर में है, चलो वो गुलदस्ता आपने बता दिया। अब दूसरे गुलदस्ते पे आओ। अब इस पॉइंट पर मुझे बड़ी आपत्ति रहती है। मैं आपके भाषणों में सुनता हूं कि हमारे दरोगा नहीं है। वो तो पढ़ने से होगा ना। अच्छा, मैं बता देता हूँ, पढ़ाई भी आज के टाइम पे उसी पे चर्चा हो जाए। आज 2 तरह की शिक्षा है, अब उसी पे आ जाओ। एक तो पढ़ाई है पैसे वालों की, आपको मानना पड़ेगा। आज 2 तरह के स्कूल, आज से 20-30 साल पहले क्या था, उस चीज पे कह सकते थे कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा जी। लेकिन आज क्या होगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा। आज आप अपने जिले का ये सच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल, इतने बड़े बड़े स्कूल खुल गए। पिछड़ी जातियों के बच्चे ही प्राइमरी स्कूलों तक सीमित है। तो किसी भी संभ्रांत जाति का बालक प्राइमरी में नहीं जाता। अब उसमें मैं आ रहा हूँ। अब एक नींव आपने जो ऑफिस बनाया, इसकी नींव अगर कमजोर होगी तो मजबूत कैसे होगा ऊपर? दूसरी बात क्या है, एक बच्चा तो बादाम का दूध पी के, इस पे कहना नहीं चाहिए, भगवान ने उसको दिया है, लेकिन ये उसी को क्यों मिला? वो पूरी सुविधा के साथ उसको बस लेने आएगी, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा, सुबह शाम तक टीचर उसका ध्यान रखेंगे, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट नोटेड होगी। ये भी कहा जाता है बहुत से आपकी भी जातियों से बहुत सारे लोग हैं अभाव से। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वो तमाम चुनौतियों के बीच से निकल कर आए हैं। उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, लेकिन वो देश के कानून मंत्री बनते हैं। उनको भी मौका दिया गया ना। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर, अगर देखो, मैं कहना नहीं चाहता, अगर अंग्रेज इस देश में ना आते, यहाँ व्यवस्था मैकेले की जो शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई, तो ज्योतिबा फुले पढ़े, बाबा साहब पढ़े नहीं, तो 3000 साल से जो शूद्रों को बना के गुलाम बनाया गया था, उनके पीछे झाड़ बांधे जा रहे थे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले से पहले कोई शूद्र में आ ही नहीं सकता था? आ सकता था, लेकिन पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। अगर पढ़ने की व्यवस्था उनको मिली और वो पढ़े, तो 100 में एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन आज का जो सिस्टम हो गया, आज एक ऐसा, मैं बताया ना, एक को कार दे दो, एक को पैदल दौड़ा दोगे तो कहाँ मुकाबला करेगा? आज पूरी व्यवस्था इस तरीके की है। एक बच्चा जब नौकरी की तैयारी करेगा तो हाई क्लास कोचिंग में करेगा, एक बच्चा बेचारा पता नहीं कैसे कर पा रहा। हमारा मतलब यह है कि या तो उनको अब OBC का उनको आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण में क्यों नहीं जा रहे हैं? 27% आरक्षण में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है कि 97.5% नौकरियों पे 25% जातियों का कब्जा है। तो आपत्ति इस चीज की नहीं है कि लोग जितने आप कह रहे कि आपत्ति है, तो ये कहीं तो दिखना चाहिए। आप पूरी शहर की कॉलोनियां टेस्ट कर लो, किसी कॉलोनी में बड़ा मकान इन जातियों का क्यों नहीं है? एक नेम प्लेट मुझे दिखा दो, सैनी, पाल, प्रजापति, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, विश्वकर्मा, वाल्मीकि, है ये जो बड़ी कॉलोनियां हैं, पिछड़ी जाति के मकान क्यों नहीं है इनमें? तो ये तो सवाल बनता है ना। फिर आप किस भारत को कहां सोच रहे हो? गांव में चले जाओ, छोटे मकान किसके हैं? कैसे आज तक प्लस्तर तक उनके घर पे नहीं हो पा रहा है? तो कैसे मुकाबला करेंगे उनका बच्चों का? तो देवेंद्र जी, बहुत आपने बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। चुनौतियां इसके सामने आपके बहुत आने वाली हैं। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। ईश्वर आपको हिम्मत दे, ताकत दे। चलते चलते हम आपसे थोड़ा सा व्यक्तिगत आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका व्यवसाय क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, ताकि हमारे दर्शक व्यक्तिगत तौर पर भी आपको जान सकें। मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं SD इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद 2005 SD इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से इंटर किया मैंने। उसके बाद मैं MIT मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 4 साल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की जी, और वहीं से मेरा प्लेसमेंट हुआ। मैं बेंगलोर रहा, हैदराबाद रहा, मैं 3-4 साल कंपनियों में काम किया
और उसके बाद लगातार जब मैं देख रहा था तो मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि मैं तो इंजीनियरिंग का आदमी था, मैं तो सैलरी भी अच्छी थी, नौकरी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में बात क्यों आई, जब मैं 4 साल वहां बीटेक कर रहा था तो मैंने देखा 1600 बच्चों में, नहीं पढ़ते समय या नौकरी करते समय? नहीं, 1600 बच्चे जब हम बीटेक कर रहे थे, पढ़ते समय हमारे बैच में सारे मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सारी ब्रांचों के 1600 बच्चे थे जी। उनमें पिछड़ी जातियों के बच्चे ही नहीं थे। आप अकेले थे? नहीं, बहुत सारे थे लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस संख्या में होने चाहिए, कम थे। तो उससे हुआ क्या कि हमने देखा फीस की वजह से नहीं है, क्योंकि फीस महंगी थी जी, इंजीनियरिंग की फीस महंगी होती है, तो हम लोग वहां दे नहीं पा रहे थे। उसके बाद हमने जहां नौकरी की बड़ी बड़ी पोस्टों पे हम देख रहे थे वहां कौन लोग थे, तो हमने देखा कि लड़ाई होनी चाहिए, तो उसके बाद हमने नौकरी आपके अंदर एक ज्योति वहां से जली पढ़ते समय, बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए कुछ करने का भाव आना चाहिए। आगे आप बताएं अपने। उसके बाद 2014 में हमने नौकरी छोड़ी, 14 में संगठन बनाया, संजय निषाद जी के साथ जुड़े, निषाद पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष था, उसको खड़ा किया गांव गांव जाके, लेकिन 2019 में कुछ मतभेद हुए तो फिर हम कांग्रेस पार्टी में भी रहे, विधानसभा चुनाव लड़े 2022 का जी, बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव भी लड़े अपने मुद्दों, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी हमने देखा कि उनके कहने का कुछ था, करने का कुछ था, वही उनका फिर वो अपर कास्ट का कब्जा था। हम बीजेपी में आए, फिर हमने भी सोचा कि सामाजिक न्याय की बात को रखा जाए, लेकिन हमको एक फिल्म हमने देखी अभी हाल ही में आई थी 6 महीने पहले, फूले, ज्योतिबा फूले के जीवन पे प्रतीक गांधी की पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर। जब हमने वो पूरी कहानी देखी और ये पुस्तक पढ़ी गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की और बाबा साहब अम्बेडकर की शूद्रों का इतिहास और अछूत कौन और कैसे, जब इसका हमने पूरा पढ़ा तो हमारा दिमाग हिल गया। हमने देखा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हम विधायक भी बन गए तो गुलाम विधायक बन के करेंगे क्या, हम विधानसभा में हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। तो हमने देखा कि अब अपना ही सिस्टम खड़ा किया जाएगा जिससे कि हम इन बात को विधानसभा लोकसभा में उठा सके, इसलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा, पार्टी बनानी पड़ी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, हमने कोई हमारा किसी नेता से मतभेद नहीं है यहाँ जिले में। लेकिन देवेंद्र जी, इसके साथ साथ पार्टी चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए हमारा समाज, देखो कांसीराम साहब ने जब मिशन चलाया तो 1 रुपया 1 वोट 10 का नोट, तो आज समाज हमें दे रहा है जी, कोई 100 रुपए दे रहा है, चंदे के तौर पर आप ले, मतलब समाज सहयोग इस पार्टी को खड़ी करने के लिए, हमें नहीं पार्टी। क्या कोई व्यवसाय भी आपका है? हमारा निजी जीवन? हमारी वाइफ सरकारी टीचर है। अच्छा, हमारा भी कुछ काम है, बिजनेस है, हमारे पार्टनर देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस चीज से वो तो आपका निजी, वो निजी है, उससे ये पार्टी नहीं चल सकती, वो तो एक घर का पार्टी तो समाज के चंदे से ही चलेगी। पार्टी तो समाज ही चलाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम होता है। नहीं, ये भी होता है ना कि पार्टी बना ली कि पैसा कमाने के लिए, नहीं पैसा कमाने की बात होती तो मैं इंजीनियरिंग की नौकरी 1.5 लाख, यही चीज मैं सामने आज वहाँ 3.5 लाख रुपए लोगों के लाना चाह मेरे साथ के, जो मेरे साथ थे उस बैच में और जो हम साथ नौकरी कर रहे थे, आज वो 3.5 लाख रुपए उस समय, जिस समय हम छोड़ गए 1.5 लाख रुपए थे। अच्छा देवेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे अब है, एक मैंने डाला था कि रविवार में देवेंद्र जी आ रहे हैं, किसी का कोई सवाल हो तो आप ही के समाज के किसी व्यक्ति ने कमेंट में पूछा है कि निषाद पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, अब अपनी पार्टी, तो विश्वसनीयता पर आपकी उन्होंने प्रश्न चिन्ह देखो ऐसा होता है, जब आदमी कोई चीज, मुलायम सिंह को उठा, किसी को भी, जो जिन्होंने क्रांति की उनको उठाओ। अगर आपको दिल्ली जाना है तो पहले घर से चलते हुए, अगर आप पे साधन नहीं तो ये रिक्शा पकड़ोगे जी, स्टेशन जाओगे, स्टेशन फिर ट्रेन पकड़ोगे, या बेंगलोर जाना है तो फिर फ्लाइट, कुछ मतलब रास्ते से, जब तक आपको अंतिम आपका वो नहीं मिल जाता जिससे आप चल सकते हो, तब तक बदलना पड़ेगा। हमने देखा आदमी भगवान में तो सीख के कुछ आता नहीं है, सीखना पड़ता है। तो हमने निषाद पार्टी में सीखा, इधर सीखा, सबकी विचारधारा देखी, एट लास्ट हमको यही लगा कि पार्टी बना के हम अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं, वहां किसी का कोई दबाव नहीं होगा, किसी की कोई गुलामी नहीं होगी। तो ये तो लोग हैं कहेंगे, उनका सवाल अगर ये है कि भाई हमने क्यों छोड़ी, तो आदमी सीखते सीखते ही सब कुछ सीखता है। और हमारा मिशन है अति पिछड़ा, महादलित और जो शोषित लोग हैं, जो निचला तबका है, उसको सामाजिक न्याय के तहत ऊपर लाना। और जब काम करेंगे तो आरोप लगेंगे, सावित्रीबाई फुले पे तो लोगों ने गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, तो कल को और भी आरोप लगेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उनका जो सवाल है उसका उत्तर यही है कि भाई जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती, जब तक हम लोग चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण अभियान, सदस्यता अभियान में जनपद मुजफ्फरनगर में सर्वाधिक सदस्य बनाने के बाद, पार्टी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करने के बाद भी देवेंद्र कश्यप जी ने संघर्ष और चुनौती के रास्ते को चुना है।
हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। पुनः एक किसी नए मेहमान के साथ आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिए वासुदेव डिजिटल पर सुनी अनसुनी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।